नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि एचएमपीवी वायरस कितना बड़ा खतरा बन सकता है। क्या ये कोरोना के जैसी दूसरी महामारी वापस आ चुकी है? क्या फिर से वैसा वाला लॉकडाउन देखना पड़ेगा हमारे देश को जैसा कोरोना के समय पे देखने को मिला था? क्या ये वायरस सच में उतना खतरनाक है कि हम फालतू में बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं? हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और खास करके स्टूडेंट्स, उनके एग्जाम के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है इस बीमारी का? आइए एक एक करके समझते हैं इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, ये कितना खतरनाक हो सकता है और हमारे पॉपुलेशन के अंदर किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है इस वायरस से। एक एक चीजें हम बहुत अच्छे से समझने वाले इस वीडियो के अंदर, अंत तक बने रहिए। देखिए, एचएमपीवी वायरस, जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये वायरस नीदरलैंड के अंदर देखा गया था 2001 के अंदर, और एक ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इस वायरस के द्वारा जो डिसऑर्डर फैल रहे हैं वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर खास करके हैं इनके अंदर, है ना। ये कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है जिसके द्वारा जितने भी डिसऑर्डर देखे जाएंगे, जो कोरोना के समय पे डिसऑर्डर देखे जा रहे थे, उसके माइल्ड सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सीवियर केस, निमोनिया जैसी दिक्कत आ जा रही थी, वैसी समस्या यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है, लेकिन रिस्क उतना बड़ा नहीं है इस वायरस के अंदर। हम एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं, आप अंत तक बने रहिए, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। That cause a mild and severe illness, especially in infant and older age. ये जो वायरस है, पहली बात तो समझना है कि रेस्पिरेटरी वायरस है, और ये सबसे ज्यादा खतरा किनके लिए है? इन्फेंट, जो नवजात शिशु हैं, जो अभी 1 साल से कम एज के बच्चे हैं, उनको खतरा हो सकता है, या फिर जो ओल्डर एज के लोग हैं, है ना, एबव 60 जो है, उनको खतरा हो सकता है, या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, जो यंगर है लेकिन फिर भी उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उनको भी खतरा हो सकता है इस वायरस से। ठीक है, ये किसको इन्फेक्ट, ये हमारे बॉडी के अंदर कौन से ऐसे रीजन है जिनको इन्फेक्ट कर रहा है? तो जाहिर सी बात है, रेस्पिरेटरी वायरस है, तो खतरा हमारे रेस्पिरेटरी रीजन को ही पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? एचएमपीवी वायरस इन्फेक्ट एयरवे एपिथेलियल सेल्स, जो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उनको खतरा पहुंचाएगा। खास करके नोज और लंग्स वाला जो एरिया है, इनकी एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करने का काम करेगा। लास्ट ईयर 2024 में ये 16 से 22 दिसंबर के बीच में आउटब्रेक हुआ चाइना के अंदर। चलिए हम इसके सिम्टम्स को समझते हैं। सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस, जरा हम समझते हैं कि सिम्टम इसके क्या क्या हैं इस वायरस के, और कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो सिम्टम आपको समझ में आ जाएगा, जैसा सिम्टम हम बताने जा रहे हैं ऐसा ही सिम्टम कोरोना के अंदर देखने को मिला था, और सबसे बड़ी बात है कि कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी के अंदर भी सेम सिम्टम देखने को मिलता है। और अगर माइल्ड एचएमपीवी है, ये अपने आप, ये मान के चलिए 6 से 7 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में अपने आप को खुद ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है ट्रीट कर ले जाएगा, अगर बहुत माइल्ड सिम्टम है इसके, है ना। अगर माइल्ड बीमारी है, ज्यादा सीवियर होगी तभी आपको घबराने की जरूरत है। एक एक चीज समझते हैं। कॉमन सिम्टम इसके कफ है ना, जैसा कि कॉमन कोल्ड के अंदर देखने को मिलता है। सेम चीज फीवर भी आ सकता है, कॉमन कोल्ड के अंदर भी आता है, यहाँ पे भी आ रहा है। नेजल कंजेशन हो सकता है, नाक भर सकती है, जिसके अंदर म्यूकस बहुत ज्यादा हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में समस्या होगी, बहुत छोटी छोटी ब्रीथ्स आप ले पाएंगे, जो इनहेलेशन होगा, एक्सहेलेशन होगा, बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड का होगा, है ना। डिफिकल्ट ब्रीदिंग होने लग जाएगी, वीजिंग साउंड सुनाई पड़ेगा, घरघराहट की आवाज आएगी, सोर थ्रॉट, मतलब गले में खराश हो जाएगी, दर्द करने लग जाएगा गला जो है आपका, फटीग होने लग जाएगी, मतलब थकान महसूस होगी। फटीग के अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, है ना, जो खाने की इच्छा है वो कम हो जाया करेगी। ठीक है, रनिंग नोज, नाक बहने लग जाएगी। अच्छा, इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। अब ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन आपको जो कॉमन सिम्टम्स याद रखने हैं, वो कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है? कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है, हेडेक जैसी दिक्कत आ सकती है, फटीग हो सकता है, या फिर आपको भूख नहीं लगेगी, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। सोर थ्रॉट हो जाएगा, गला आपका है ना खराब हो सकता है। डायग्नोसिस कौन कौन सी हो सकती है? तो सिम्टम असेसमेंट के द्वारा हम डायग्नोसिस करते हैं। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आप उसको सिम्टम बताएंगे कि ये सिम्टम पर्टिकुलर आ रहे हैं, इस सिम्टम के जरिए वो डायग्नोस करने की कोशिश करेगा। लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से हैं? लेबोरेटरी टेस्ट है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा के हम इसको टेस्ट करने का काम करते हैं। वायरल कल्चर करते हैं, इस वायरस को कल्चर करके इसको डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। कुछ एडिशनल टेस्ट के रूप में एक्सरे वगैरह भी टेस्ट का किया जाता है, उससे भी पता करने की कोशिश करी जाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं ये वायरस फैलता कैसे है, हाउ एचएमपीवी स्प्रेड्स। ये वायरस कैसे फैलेगा? एक से दूसरे में, एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे किसी नॉर्मल पर्सन तक ये वायरस फैल सकता है? तो जो स्प्रेडिंग का तरीका कोरोना का था, सेम तरीका समझ जाइए, कोरोना का छोटा भाई है ना, छोटा भाई है, जो कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके स्प्रेडिंग का तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला है। मतलब अगर जो पर्सन इन्फेक्टेड है, उसके क्लोज कांटेक्ट में कोई रह रहा है, उसको हो सकता है, वो छींक रहा है, उसके जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, वो ड्रॉपलेट्स छींकने के द्वारा, खांसने के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं बाहर, उन ड्रॉपलेट का कांटेक्ट अगर वो ड्रॉपलेट जो है किसी नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आ गए, तो उनसे उस पर्सन को खतरा हो सकता है, उस पर्सन तक बीमारी फैल सकती है। तो देखते हैं जरा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो कि निकल रहे हैं खांसने के दौरान, छींकने के दौरान, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट के द्वारा किसी नॉर्मल पर्सन को बीमारी फैल सकती है। दूसरा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आप जिस पर्सन को बीमारी हुई है उसके टच में है, आप फिजिकली टच में है, तब भी बीमारी हो सकती है। और कंटामिनेटेड सरफेस, जैसे कि
ईयर जैसे जैसे कि मतलब बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर, यूटेंसिल्स हो गए, जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर मान लीजिए माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, दरवाजे हो गए, कंघी हो गई, जहां जहां पे कोई चीज इस्तेमाल करी जा रही किसी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा, कोई भी टॉवेल हो गया, हैंकी हो गई, रुमाल हो गई, तो ये सारी चीजें अगर इन्फेक्टेड पर्सन का कोई इस्तेमाल कर रहा है, जिसने उसको जिस इन्फेक्टेड पर्सन ने उस चीजों का इस्तेमाल किया है, अगर उसका इस्तेमाल कोई नॉर्मल पर्सन कर ले जाएगा क्योंकि उसमें वायरस हो सकता है, तो उसको भी वायरस फैलने का पूरा पूरा खतरा रहेगा। आइए समझते हैं आगे। यहाँ पे एक एनिमेशन भी दे रखा है। इस लड़के को जो है ये छींक रहा है, ये खांस रहा है, और ये जो लड़की है, अगर ये इतना ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में है ये दोनों, तो जाहिर सी बात है इसका एरोसॉल एयर ड्रॉपलेट्स के रूप में यहाँ पे निकलने वाला है, और उस ड्रॉपलेट के द्वारा इसको भी इंफेक्शन फैलने का खतरा है। तो इस तरीके से बच के रहें आप। हाई रिस्क पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा इस वायरस को खतरा किनको हो सकता है, तो समझते हैं। इन्फेंट के अंदर, जो इन्फेंट्स है मतलब जो नवजात शिशु हैं, 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको खतरा हो सकता है। ओल्डर एडल्ट, जो बुजुर्ग हैं, उनको बहुत ज्यादा देख रेख करने की जरूरत है उनकी, क्योंकि उनको खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। ओल्डर एज के अंदर इम्यूनिटी वैसे भी वीक हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उनको खतरा हो सकता है। या फिर हमारे आपके जैसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उनको भी इस वायरस से खतरा है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, रोकथाम के तरीके क्या हो सकते हैं और कैसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है भी या नहीं है। तो हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम की अगर बात करें बेटा, तो एक भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एचएमपीवी की अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। प्रिवेंटिव मेजर्स वही होने वाले हैं जो हम समझ के आए हैं कहां पे, कोरोना वायरस के अंदर। जो कोरोना वायरस हमें समझा के गया है कि ये काम नहीं करने हैं, वो सारी चीजों से हमें बचना होगा। हमें रेगुलर हाथ को अपने बहुत अच्छे से मल के धोना होगा, साबुन से धोना होगा। इसके अलावा अगर हम आपसे वही पुराना वाला फॉर्मूला, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, बहुत जरूरी है ये चीज करना। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, कवरिंग कफ एंड स्नीजेस, मतलब अगर मान लीजिए किसी को खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो इस तरीके से अपने आप को कवर कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से कवर कर लीजिए, जिससे कि आपके जो ड्रॉपलेट निकल रहे हैं वो बाहर एनवायरमेंट के अंदर ना जाए, किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में ना जाए, या किसी सरफेस के ऊपर ना गिरे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद सिक इंडिविजुअल कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट के बारे में, है ना, टिपिकली फोकसेस ऑन रिलीविंग सिम्टम, मतलब कोई जब बीमारी का इलाज नहीं है प्रॉपर, तो यहाँ पे सिम्टम को ही ट्रीट किया जा सकता है। जो सिम्टम आएगा, मान लीजिए फीवर है आपको, तो फीवर का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर सर्दी जुकाम ज्यादा है, नेजल कंजेशन ज्यादा है, तो उसको ट्रीट करने की कोशिश करी जाएगी। कोई दवा अवेलेबल नहीं है एचएमपीवी के लिए अभी तक। चलिए, रिड्यूसिंग द स्प्रेड, कैसे हम स्प्रेड को और ज्यादा रोक सकते हैं। तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, लगातार हमें हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है, और 20 सेकंड तक हाथ धोना है, बहुत अच्छे से धोना है। यूज हैंड सैनिटाइजर, जो हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया करते थे कोरोना के समय पे, इस समय भी हमें वही सावधानी बरतनी होगी। सैनिटाइजर अपने साथ में रखना होगा, और कुछ भी खाने पीने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। चलिए, कवर, बार बार जो हम लोग अपने हाथ को चेहरे पे फेरते रहते हैं, आदत होती है हम लोगों की अपने आप को संवारने की, ऐसे ऐसे करके, तो ये काम नहीं करना है, ये गलत है। समझ रहे हैं। अगर आपके हाथ में इंफेक्शन है और आपने अगर चेहरे को इस तरीके से, जैसे अभी हम टच कर रहे थे, आपने टच कर लिया, तो जाहिर सी बात है वो आपके बॉडी के अंदर स्प्रेड हो सकता है। तो कवर कफ एंड स्नीजेस, जैसे अभी हम कह रहे थे, ऐसे कवर करके रखना है। दूसरा, अवॉइड टच योर फेस, बार बार अपने चेहरे को नहीं छूना है, टच नहीं करना है। स्टे होम, अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको घर पे ही बने रहना है, बाहर नहीं निकलना है, घूमना टहलना थोड़ा कम कर देना है। वियर मास्क, मास्क को पहन के रखना है। अवॉइड क्लोज कांटेक्ट, बहुत जो नजदीकी है वो नजदीकी नहीं बनानी है किसी के साथ में, क्लोज कांटेक्ट नहीं स्टैब्लिश करना है, थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। चलिए, तो इस बीमारी के अंदर हमने क्या क्या समझा, एक बार हम समराइज कर देते हैं। हमने कहा कि भैया सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। सोर थ्रॉट हो जाता है, फटीग होती है, फीवर हो जाता है, नेजल कंजेशन हो जाता है, ये सारे सिम्टम यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, तो रोकथाम करने का तरीका, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आपको अगर छींक आ रही है, खांसी आ रही है, अपने आप को ऐसे ढक लेना है, अपने नाक को ढक लेना है, जिससे वो ड्रॉपलेट हवा में ना जाने पाए। किसको सबसे ज्यादा रिस्क है, तो रिस्क सबसे ज्यादा जो ओल्ड एज के लोग हैं, या फिर जो इन्फेंट्स है, या जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। आखिरी में बात कर लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, मतलब ये वायरस आपके बॉडी के अंदर एंटर किया और एंटर करने के बाद में कितना समय लगेगा इसका सिम्टम आने में, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 3 से 6 दिन का माना जाता है। तो ये वायरस आपके बॉडी में पहुंचेगा, इसमें मान के चलिए आपको 3 से 6 दिन बाद ही इसका सिम्टम नजर आने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे, क्या दोबारा से लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है। तो बच्चों, लॉकडाउन की मार हमारी कंट्री जो है एक बार झेल चुकी है, दोबारा से ऐसी स्थिति आएगी मुझे उम्मीद नहीं है, और ना ही किसी गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा स्थिति डैमेज हो जाती है।
अच्छा, दूसरी चीज क्या है, क्या एग्जाम वगैरह टलेगा, क्या इस पे एग्जाम का खतरा? तो मुझे नहीं लगता बेटा इस वायरस की वजह से आपके एग्जाम किसी भी तरीके से पोस्टपोन होने वाले हैं। एग्जाम के ऊपर किसी भी तरीके का खतरा आने वाला है, क्योंकि उस समय पे भी आपको अगर याद होगा तो बहुत आंदोलन चला था एग्जाम को पोस्टपोन करवाने के लिए, लेकिन जब गवर्नमेंट को करवाना था तो उसने करवा लिया था एग्जाम। तो बहुत ढंग से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो उनको लग के पढ़ाई करते रहनी है। ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा कि ये वायरस आ गया है, दोबारा से लॉकडाउन लगेगा और हमारी एग्जाम पोस्टपोन हो गए और आप पढ़ाई धीमी कर दो। नहीं बेटा, आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है, लॉकडाउन होने के चांसेस बहुत कम है। बाकी चीजें जो हमने सावधानियां बताई, सावधानियां ध्यान रखनी है, अगर आप अमल करेंगे तो ये वायरस आप तक नहीं पहुंचने वाला है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।